क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। जो क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी का हर सब्जेक्ट को हम आपको जो है अलग अलग लेसन को वाइज प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आज का जो ये वीडियो है, ये क्लास 11th एनसीईआरटी का जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें वायु परिसंचरण और मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में बताया गया है। कोरलिस बल किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं, चक्रवात कैसे आते हैं, चक्रवात उत्पन्न कैसे होते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, सब के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस ज्योग्राफी का बहुत ही की पॉइंट चैप्टर माना जाता है। इसको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं लेसन की ओर। ये क्लास 11th एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियां। हमें इसमें मौसम के बारे में देखना है और वायुमंडल में कौन कौन सी पवनें चलती हैं, इसके बारे में हमें इसको डिटेल में देखना है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको वायुमंडल को समझने के लिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असामान्य वितरण वर्णित है। मतलब हमारी पृथ्वी पर असामान्य वितरण पाया जाता है, कहीं पे ज्यादा तो कहीं पे कम। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। आपको एक बार मैं बता देता हूं, अगर कहीं पर मान लो दो प्लेस है, ये ए प्लेस और ये बी प्लेस है। अगर यहाँ तापमान ज़्यादा, अगर हमारा सूर्य रोशनी अगर यहाँ पड़ती है तो यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाएगा, और जब यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी, फैलेंगी, तो हवा ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। तो जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और जहाँ तापमान कम होता है, ठंडी हवाएं नीचे उतरती हैं तो वहाँ सिकुड़ती हैं, और उस वहाँ पे बनता है हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ चलती है, हमेशा लो प्रेशर की ओर चलती है, याद रखिएगा। अगर हवा ऐसे चल रही है, पवन ऐसे चल रही है, इसको क्षैतिज पवन कहते हैं। अगर हवा ऊपर की ओर उठती है तो उसे हम लंबवत पवन कहते हैं, ये भी याद रखना। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही चलती है। और ये भी याद रखिएगा, जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहीं पर ठंडी, वहां पर गर्म हवाएं होती हैं और वो ऊपर उठती हैं, ठंडी हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। ठीक है, और उनका स्थान भरने के लिए जहां से हवा आती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हाई प्रेशर, जहां से हवा वो आती है। लिखा है इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। अभी मैंने बताया कि वायु जो होती है जब गतिमान हो जाती है तो अधिक दाब का मतलब क्या हो गया, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा हमेशा कहाँ चलती है, लो प्रेशर की ओर, न्यून दाब की ओर प्रवाहित होती है। ये हमेशा ही होगा, और जहां न्यून दाब होगा वहां तापमान ज्यादा होगा, जहां हाई प्रेशर होगा वहां तापमान कम होगा। आगे लिखा है, आप जानते हैं कि क्षैतिज गति मान वायु ही पवन होती है। यहाँ लिखा है क्षैतिज, हवा अगर ऊपर चलती है तो उसे लंबवत कहते हैं, लेकिन हवा अगर ऐसे चलती है, वायु ऐसे चलती है, तो अगर वायु स्थिर होती है, मैंने पहले भी क्लास में बताया था, और जब वायु में क्षैतिज गति होती है ऐसे, तो उसे हम पवन कहते हैं, और पवन को ही स्थानीय भाषा में हवा कहा जाता है। आगे लिखा है, वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी, वह कब नीचे बैठेगी। वायुमंडलीय दाब ही निर्धारित करता है। पवनें पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठी हुई आर्द्र वायु, आर्द्र मतलब हो गया जो है जिसमें नमी ज्यादा होती है, आर्द्र वायु का तापमान कम होता जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विवरण संबंधी हम चीजों को इसमें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लिखा है वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आप इस पहले मैप पे देखिएगा। एक तरफ मैं मैप बना रहा हूँ, यहाँ मैप आप देखिएगा, और दूसरी तरफ हम बता देते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कितने वायु दाब पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ विषुवत रेखा पे तापमान ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। आप इस मैप पे भी देखिए, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर दोनों जगह पे क्या बन जाता है, तो हाई प्रेशर बनता है, यहाँ ठंडी हवाएं होती हैं।
फिर इसके बाद पोल पर क्या बनता है, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ बर्फ का क्षेत्र होता है, और 60 से 65 अक्षांश के बीच में लो प्रेशर बनता है। यहाँ भी लो प्रेशर बनता है। आप ये मैप पे देखिए, यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर के वायु पूरा दिखाया गया है। 60 से 65 के बीच में जहाँ भी है, दोनों गोलार्ध में निम्न वायुदाब बना है, लो प्रेशर लिखा है, और जहाँ पर जो है 30 से 35 के बीच में हाई प्रेशर अर्थात उच्च दाब बना है। इसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो जहां पर तापमान के अनुसार ही हमारे पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पाए जाते हैं। तो लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायुदाब से प्रभावित होता है। हमारे शरीर के ऊपर भी वायुदाब का प्रभाव होता है। जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार होती है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है, याद रखना। इस पे समुद्र पर वायुदाब क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ वायुदाब कितना होता है, तो याद रखना 1013.2 मिली बार होता है। ठीक है, तो मिली बार में ही हम किसको मापते हैं, वायुदाब को मापते हैं। गुरुत्वाकर्षण का धरातल के निकट वायु संघनन मतलब सघन होती है, क्योंकि याद रखना गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर क्या करता है, वायु को भी अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो ये वायुमंडलीय दाब के कारण क्या हो, धरातल पर वायु क्या हो जाती है, सघन अर्थात उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और इसी के कारण वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद जो है पारा वायु दाब मापी का जो हम बैरोमीटर का अथवा जो है निद्रव बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु आप प्रयोग में एनसीईआरटी भाग 1 में जो है 2006 को देखना है, वहां पर ये सब चीजों के बारे में बताया गया है। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है, ये भी याद रखना। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वायुदाब क्या हो जाता है, घटता, क्योंकि वहां पर वायु जो है जो गैसें होती है उनका घनत्व कम हो जाता है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, और यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण होती है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब वायु वेग से कम वायु वेग की ओर की तरफ चलती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता क्या होती है। तो लिखा है, वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वायुदाब क्या होता है, घटता है। यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। हम 10 मीटर की ऊंचाई जाते हैं तो 1 मिलीबार वायुदाब क्या हो जाता है, जो है लंबवत कम हो जाता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है। 1.5 में जो है इसमें 10.1 में यहाँ पर दिखाया गया है कि वायुदाब कैसे घटता है। आगे लिखा है यहाँ पे, वायुदाब में औसत वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ देख सकते हैं जैसे समुद्र तल है तो 1 किलोमीटर पे अगर जाते हैं तो वायुदाब कितना होगा, ठीक है, और समुद्र तल पर कितना वायुदाब यहाँ पे दे दिया गया। 5 किलोमीटर की अगर हम जाते हैं तो वहां पर जो है तो वायुदाब कितना होगा, देखो घट गया तो वायुदाब, और 10 किलोमीटर में जाते हैं तो वायुदाब और घट गया। ठीक, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वायुदाब और तापमान दोनों में कमी आएगी, आप ये देख सकते हैं। तो ऊंचाई के साथ साथ जाने पर दो चीजें होता है, आपसे पूछा जाएगा कि ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब कम होगा या तापमान कम होगा, दोनों कम होगा। अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब अपने आप कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यत जो है गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। जो क्षैतिज पवनें होती हैं वही ज्यादा पावरफुल होती हैं, जो ऊपर की ओर जाती हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं होती है। तो हवा दो तरह से चलती है। आगे लिखा है, वायुदाब का क्षैतिज वितरण। तो वायुदाब का क्षैतिज वितरण अगर हम बात करें तो लिखा है, पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, समदाब रेखाएं वह रेखाएं हैं जो समुद्र तल के से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। मतलब कि हम पृथ्वी पर जहां जहां जाएंगे, अगर वो जहां पे तापमान एक समान होगा तो वहां वायुदाब भी क्या होगा, एक समान होगा। आप इस मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए, अगर यहाँ पर 1005 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ तापमान बराबर है और हर जगह इतना ही वायुदाब
पाया जाता है। तो कहीं जहां जहां पे आप देखेंगे सीधी लकीर है तो वायुदाब का लाइन ऐसे है, तो कहीं कहीं वायुदाब ज्यादा होता है, जहां स्थल होता है वहां वायुदाब ज्यादा होता है, तो क्योंकि स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो ये लाइन दिखाई गई है ये सब वायुदाब की ही लाइन को दिखाया गया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तापमान बिल्कुल एक समान है, तो वायुदाब यहाँ एक समान पाई जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है समदाब रेखाएं वह रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। अभी मैंने बताया दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा दिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया गया है। जब दिखाया जाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्थल पर वायुदाब अलग होता है और सागरों पर वायुदाब का प्रभाव देखिए आप अलग होता है। जहां पर स्थल है आप देखिए वहां वायुदाब ज्यादा है, लेकिन जहां पे सागर है वहां पे देखिए कहीं कहीं पे वायुदाब बिल्कुल समान स्थिति में बना हुआ है। आगे लिखा है चित्र 10.1 में विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृतियां दर्शाता है। निम्न वायुदाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है। आप देखिए समदाब रेखाओं से क्या है, घिरी हुई है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब प्रणाली में भी यह जो है यह अधिक समदाब रेखाएं होती जिनके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। तो आप इस मैप पे यहाँ देखिए, मैप पे यहाँ भी समझाया गया है। देखिए जहाँ पे 1014 लिखा है तो यहाँ पे पूरा ये निम्न दाब है। हाँ, और ऊपर जाते हैं तो देखो यहाँ तो वायुदाब और बढ़ गया, और ऊपर जाएंगे तो वायुदाब और बढ़ता चला गया। तो देख सकते हैं कि वायुदाब कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मिली बार में मापा जाता है। लिखा है समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। समुद्र तल जो होता है वहां पे वायुदाब का विश्व वितरण अगर हम बात करें तो जनवरी और जुलाई महीने का समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण है वो 10.2 और 3 वाले चित्र में साफ साफ पे यहाँ पे दिखाया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है मध्य समुद्र तल पर वायुदाब रेखाएं कैसे होती हैं, जनवरी के महीने दिखाया गया है। तो जनवरी में यहाँ देखिए तापमान यहाँ ज्यादा होता है क्योंकि विषुवत रेखा है, और वायुदाब रेखाएं समझ सकते हैं कि समुद्र पर कैसी होती हैं जनवरी में। खासकर देखो दक्षिणी गोलार्ध में जो है सीधी सीधे लाइनें हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थल कम है, यहाँ स्थल ज्यादा है, तो कहीं पर घूम गई है कहीं पर नहीं घूमी है, तो ये आपको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए जुलाई के महीने के वायुदाब को दिखाया गया है, ये जुलाई के महीने का है। तो जुलाई के महीने देखिए यहाँ पे सीधी सीधी लाइनें गई हैं। ठीक है, अब आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर घेराव ज्यादा हो गया है वायुदाब का। ये आप देखिए वायुदाब का घेराव ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। तो दोनों चित्र को आप देखिए, दोनों चित्र में काफी समानता नहीं दिखेगी बल्कि असमानता दिखेगी जुलाई और जनवरी के महीने का। आगे क्या लिखा हुआ है कि विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है। जो विषुवत वृत्त होता है वहां पे गर्म हवाएं होती हैं, तो इसीलिए वहां वायुदाब कम होता है, और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया, आप इस जो मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ आप देखिए इसी को मैप पर यहाँ पर एक एक चीज को अच्छे से दिखाया भी गया है। ठीक है, तो देखो विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब है कि नहीं, वहां पे लो प्रेशर है क्योंकि वहां तापमान ज्यादा होता है। फिर क्या लिख रहा है 30 उत्तरी और 30 दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं। तो आप इस मैप पे देखिए कि 30 से 35 उत्तरी गोलार्ध और 30 से 35 दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब है, मतलब उच्च वायुदाब है कि नहीं। तो यहाँ उच्च वायुदाब मतलब हाई प्रेशर हो गया, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है। फिर लिखा है कि पुनः ध्रुवों की तरफ 60 उत्तरी और 60 दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब बनता है। तो आप देखो 60 से 65 के बीच में निम्न दाब बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं अधो ध्रुवीय निम्न दाब पट्टी कहते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा है कि ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी ऊपर बनी हुई है। तो हमारे पृथ्वी पर 4 उच्च वायुदाब हैं और 3 निम्न वायुदाब, मतलब कि 4 हाई प्रेशर के वायुदाब क्षेत्र हैं और 3 जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र हैं। इसी की वायुदाब पेटी कहते हैं। टोटल हमारी पृथ्वी पर 7 वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। आप इस साफ साफ मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है जो है कि ये वायु पट्टियां अस्थाई नहीं होती हैं। अस्थाई क्यों नहीं होती? क्योंकि सूरज क्या होता है, ये
सूर्य की किरणें क्या होती है, विस्थापित होती हैं, तो पट्टी भी ऊपर नीचे हो जाती है। तो क्योंकि सूर्य क्या करता है, उत्तरायण करता है और दक्षिणायन करता है, तो सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में ये पट्टियां उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इसलिए ये पट्टियां बराबर खिंचती रहती है। तो आप ये मैप पे बराबर देख सकते हैं कि कितने वायुदाब हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और इन्हीं वायुदाब से हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं। लिखा है पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कारक। जो पवन चलती हैं तो पवनों की दिशा और वेग मतलब उनकी स्पीड को प्रभावित करने वाले बल कौन कौन से होते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो लिखा है आप यह जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। जब वायु दाब में भिन्नता होती है, कहीं पे लो प्रेशर होता है, कहीं पे मान लो लो प्रेशर हो गया, कहीं पे हाई प्रेशर हो गया, तभी वायु गतिशील होती है, उसी को हम पवन कहते हैं। तो वायु गतिमान कब होती है, जब कहीं पे हाई प्रेशर बना हो और कहीं पर लो प्रेशर बना हो। आगे लिखा है इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। बार बार हम यही शब्द आ रहा है कि जो क्षैतिज वायु चलती है, इसी क्षैतिज वायु को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो वायु स्थिर होती है और पवन गतिशील होती है। पवन आगे लिखा है पवनें उच्च दाब से कम, उच्च दाब से क्या होती हैं, कम दाब की तरफ प्रवाहित होती हैं। मैंने अभी आपको बार बार यही बता रहा हूं कि वायु जो होती है वो हाई प्रेशर से कहाँ चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है, अर्थात निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, तो पृथ्वी पश्चिम से जो है पूर्व की ओर घूमती है, तो घूर्णन के कारण भी हवाओं की गति बढ़ जाती है। आगे लिखा है जो है इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। तो पवनों का जो वेग कम और ज्यादा होता है, स्पीड, ये पृथ्वी की गति पे के घूर्णन पर निर्भर करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, आप पहले एक वीडियो अभी हम अपलोड करेंगे, आगे आएगा, उसको जरूर देखिएगा, तो कोरियोलिस बल पूरा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसी चैप्टर में हमें कोरियोलिस बल को पढ़ना है, तभी हम आपको एक वीडियो पर दिखाएंगे और फिर हम उसको समझाएंगे कोरियोलिस बल क्या होता है। ठीक है, आगे लिखा है अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। पहला, दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण प्रभाव और कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रभावित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण कारण पवनें नीचे की ओर उतरती हैं, ये भी आपको याद रखना है। पहला है दाब प्रवणता बल किसे कहते हैं, तो लिखा है वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहां समदाब रेखाएं आसपास हो वहां दाब प्रवणता अधिक और समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, घर्षण बल किसे कहते हैं, तो लिखा है यह पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्राय धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यून होता है, क्योंकि घर्षण मतलब वहां स्थल होता है तो वहां घर्षण बल ज्यादा काम करता है। ठीक है, अब हम लोग पहले जो है, अब अगर बात करें जो है कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, तो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और तब हम इसको पढ़ेंगे, तो आपको ये चीजें जल्दी समझ में आएगा और हमें समझाने में काफी सहायता मिलेगी। तो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। कोरियोलिस बल क्या है, इसको जानते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का आभासी बल है, या कहें यह एक प्रकार का छद्म बल है, जो हमेशा गतिमान वस्तु के गति और दिशा को प्रभावित करती है। यह दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को बाईं ओर विक्षेपित करने में तथा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करने में मदद करता है। इसकी सबसे प्रथम जानकारी फ्रेंच विद्वान जे कोरियोलिस ने दिया था, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। बाद में इस बल को फेरेल महोदय ने स्पष्ट किया था, इसलिए इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी लंबवत पड़ने के कारण अधिक तापमान रहता है, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर को उठने लगती हैं। परिणामतः यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच
इसका अधिकांश भाग पृथ्वी के घूर्णन के कारण नीचे उतरने लगती है। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है, इसलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से हवाएं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब प्रदेश की ओर गमन करती है, जिसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। इसे हेडली सेल भी कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच वायु विक्षेपित हो जाती है। परिणाम स्वरूप धरातल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का विकास होता है। इसे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करने की प्रवृत्ति के कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर गमन करने लगती है। इसे ही पछुआ पवनें कहते हैं तथा इस क्षेत्र को फेरल सेल कहा जाता है। पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री अक्षांश पर अर्थात ध्रुवों पर तापमान अत्यधिक कम होने के कारण हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है। परिणाम स्वरूप हवाएं ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। इस हवा को ध्रुवीय पूर्वा पवनें कहते हैं तथा इस क्षेत्र को ध्रुवीय कोशिका या पोलर सेल कहते हैं। ध्रुवीय पवने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। तो आज हमने जाना कोरियोलिस बल के बारे में, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने तथा ध्रुवीय पवने के बारे में, तथा इसी के साथ साथ फेरल सेल, हेडली सेल और पोलर सेल के बारे में जाना। यदि यह जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें तथा आगामी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप लोग कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, आप लोग वीडियो को देखे होंगे तो अच्छे से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे केवल एक जो है औपचारिकता पूरी करनी है, पढ़ना है। इसको लिखा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित कर देता है, जैसे वीडियो में बताया गया है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण जो है प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ विक्षेपित मतलब घूम जाती हैं, जैसा वीडियो में आपको देखा होगा आपने। ठीक है, आगे लिखा है, जब पवनों का वेग अधिक होता है तब जो है विक्षेपण भी अधिक होता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। तो कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर बिल्कुल अनुपस्थित हो जाता है। तो ये पूरा वीडियो में अच्छे से आपको दिखाया गया था, वहां पे आपको बताया गया है। आगे लिखा है, कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल सम दाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं, जैसा वीडियो में दिखाया गया है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। आपसे कर पूछा जाए कि विषुवत रेखा पर जो है कोरियोलिस बल शून्य कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। तो विषुवत रेखा के पास कोरियोलिस बल के कारण ही चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। ये भी जो है वीडियो में अच्छे से बताया गया है। आगे लिखा है, वायुदाब और पवनें। तो पवनों का वेग और उसकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले जो है बलों का परिणाम होता है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातल जो है घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं, क्योंकि ऊपरी भाग में चलती हैं और मुख्यतया दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो, तब दाब प्रवणता का बल जो होता है कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें
भू विक्षेपित पवनों के नाम से जानी जाती है। मतलब ये कहने मतलब है, आप इस मैप पे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अब आप लोग इस चित्र में आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो उसी बात को कैसे समझाया गया है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी लिखा है ये कोरैलिस बल है। तो कोरैलिस बल क्या होता है, अपनी उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर, यहाँ अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। भूक्षेप जो है, भूक्षेपी पवनें कौन सी होती हैं, तो ये भूक्षेपी पवनें देखो विपरीत दिशा में चल रही हैं। और क्षैतिज दाब प्रवणता क्या होता है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो दाब प्रवणता और हमेशा जो कोरैलिस बल होता है अपोजिट होता है। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया कि कैसे पवनें नीचे की ओर उतरती हैं। आगे लिखा है निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवातीय परिसंचरण कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर ये निम्न दाब बन गया, यहाँ लो प्रेशर बन गया, तो जो हवाएं घूमती हैं चारों तरफ आने के लिए, किधर की आने की ओर, लो प्रेशर की ओर, तो उसी क्या कहते हैं, चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना पर्त चक्रवातीय परिसंचरण कहलाता है। तो चक्रवात किसे कहते हैं और पर्त चक्रवात किसे कहते हैं, अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूं। आगे लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह पर कई जो है बार निम्न और उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसारित होगी। अभिसारित मतलब हो गया ऊपर की ओर बढ़ेगी और ऊपर उठेगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतरण होता है, मतलब वायु नीचे की ओर आती है। तो याद रखना, अगर कहीं पर लो प्रेशर बना है तो वायु ऊपर की ओर उठेगी ऐसे, और कहीं निम्न दाब बना है तो वायु नीचे की ओर आएगी, इस तरह से। आगे लिखा है, वायु जो है भरमिल रूप में जो है संवहन धाराओं में पवनों के साथ साथ और वातावरण के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने और वर्षण के लिए आवश्यक होता है। तो आगे इसको मैं आपको भी समझाता हूं, पहले ऊपर के बारे में हम इसको बता देते हैं। यहाँ देखिए चक्रवात और पर्त चक्रवात किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद देखिएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चक्रवात और पर्त चक्रवात किसे कहते हैं, पहले बता देता हूं। तो चक्रवात क्या किसे कहते हैं, तो याद रखना, चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और हवाएं जो होती हैं वो बाहर से लो प्रेशर की ओर आती हैं, केंद्र की ओर आती हैं। तो आप यहां देख सकते हैं चक्रवात लिखा है और केंद्र में निम्न वायुदाब लिखा है, लो प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत चलती है। तो घड़ी ऐसे चलती है तो ये विपरीत दिशा में ऐसे घूमता है चक्रवात, इस तरह से, ठीक है। आगे लिखा है, लेकिन दक्षिण गोलार्ध में सुई की घड़ी की दिशा के अनुरूप घूमती है। तो दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात ऐसे घूमता है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात इस तरह घूमता है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरह से दक्षिण गोलार्ध में। दूसरा, पर्त चक्रवात किसे कहते हैं, तो इसके केंद्र में हाई प्रेशर बनता है। चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर बनता है, लेकिन पर्त चक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर बनेगा और हवाएं क्या होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। तो यहाँ मौसम साफ हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, घड़ी की सुई के जो है दिशा के अनुसार बहती हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ घड़ी के विपरीत बहती हैं। तो यहाँ पे तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गए। तो यहाँ क्लॉकवाइज और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज क्या चलता है, प्रति चक्रवात चलता है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब चक्रवात आएगा तो प्रति चक्रवात भी उसके साथ आता है और मौसम साफ हो जाता है। तो यही क्वेश्चन बार बार आईएएस में और पीसीएस एग्जामों में पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जामों में, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है अभिसरण निम्न, यहाँ अपसरण उच्च लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ हवाएं नीचे आ रही हैं और नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ एक दूसरे की विपरीत हवा जा रही है। यहाँ जाने के बाद आपस में दोनों फिर मिल रही हैं। तो यहाँ अभिसरण हवाओं का हो रहा है और नीचे आने के बाद फिर ऐसे जा रही है। तो ये चक्र हमेशा चलता रहता है। इसी को कहा गया इसमें जो है कि अभिसरण पर निम्न और अपसरण उच्च किसे कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या होता है। अब हम इसकी बात कर लें। आप यहाँ इस मैप पे भी देख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था कि जो है 0 डिग्री पर निम्न दाब क्षेत्र होता है, ठीक है। और 30 पे जो है उपोष्ण हो गया, यहाँ 30 पर उपोष्ण उच्च वायुदाब, 60 पर निम्न वायुदाब, यहाँ 60 पर निम्न वायुदाब होता है। और फिर यहाँ पे पोलों पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो पवनें एक दूसरे के विपरीत आ जा रही हैं। ये पूरा पवन तंत्र इसी को यहाँ पर बताया गया है। लिखा है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण क्या होता है। तो लिखा है जो है
भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, अगर वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता होती है तभी वायु चलती है। वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, जैसा यहाँ बताया गया है। वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन, ये ऊपर नीचे होते हैं जो उत्तरायण दक्षिण होता है। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, महासागर महाद्वीपों का जो वितरण होता है वो प्रभावित करता है। और पृथ्वी का घूर्णन, जब पृथ्वी घूर्णन करती है उसके कारण भी हवाएं चलती हैं, ये बात याद रखना है। आगे लिखा है वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि वायुमंडलीय जो पवनें लगातार चलती हैं इसी को हम सामान्य भाषा में परिसंचरण कहते हैं। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक वितरण जो है 10.6 वाले में चित्र में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। पर इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। और आपने जो कोरियलिस बल वाला वीडियो देखा है वहाँ पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया गया है। उस वीडियो को आप वहाँ पे एक बार दोबारा जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, जो 30 ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। 30 से 35 के अक्षांश पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। तो आप देख सकते हैं हमेशा हाई प्रेशर से हवा कहाँ चल रही है, लो प्रेशर की ओर चल रही है ये। और यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ लो प्रेशर की ओर चल रही है हवा, ये आप देख सकते हैं ऐसे इस तरह चल रही है। इसके बाद देख सकते हैं तो यहाँ पे उच्च वायुदाब से देखिए हवा यहाँ पर इस तरह से चल रही हैं हवाएं, ठीक है। तो ये हवाओं का ये पूरा पवन को दिखाया गया है। तो एक जो यहाँ पे हवाएं पवनें चल रही हैं ये व्यापारिक पवनें हो गई, जो यहाँ पवनें चल रही हैं वो पछुआ पवनें हो गई, और जो यहाँ पवनें चल रही हैं वो ध्रुवीय पवनें हो गई। तो पवनें 3 प्रकार की पूरी पृथ्वी पर ये लगातार चलती रहती हैं। ये उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है उच्च जो है सूर्य तप और निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। मतलब ये कहने मतलब है कि जब सूर्य उत्तरायण दक्षिण होता है तो तापमान की पेटी ऊपर नीचे होती है, उसी को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ITCZ किसको कहते हैं। लिखा है उष्णकटिबंधीय बंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं, ठीक है। तो याद रखना, ऊपर अभी मैप पे दिखाया गया है कि जो हवाएं उच्च वायुदाब से चलती हैं वो आकर के यहाँ क्या होती हैं, अभिसरण हो जाती हैं, जैसा वीडियो में बताया गया है। आगे लिखा है अभिसरित तो वायु प्रवाह कोष्ठों के साथ ऊपर उठती हैं और जो है क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक चढ़ती जाती हैं। कैसे है इसको समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यह विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। तो हवाएं यहाँ से आ रही हैं ऊपर की ओर उठ रही हैं ऐसे। ये विषुवत रेखा से आप देख सकते हैं 30 से 35 है, ये 30 से 35 है, तो हवाएं ऊपर की ओर ऐसे उठती है। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 उत्तर और 30 दक्षिणी अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है, जैसा वीडियो मैंने बताया था। इस एकत्रित वायु का अवतरण होता है, मतलब नीचे की ओर उठती हैं और यह उपोष्ण जो है उच्च दाब बनता है। आगे लिखा है अवतरण का यह कारण है कि जब वायु 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो वह ठंडी हो जाती है। क्योंकि क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये देखिए इस मैप पे यहाँ बताया गया है, जो यहाँ पे वायु उठ रही है ऊपर की ओर तो जाकर 30-35 पे गिरती है तो ठंडी होती है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो यहाँ हवाएं जब आती हैं तो ऊपर उठती हैं ऐसे, ये लगातार चलती रहती हैं। ये साइकिल लगातार ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि यह ठंडी होकर हो जाती हैं, धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है, मतलब वो नीचे आती हैं। आगे लिखा है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती हैं। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ प्रवाहित होने वाली पवनें पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती हैं, जहां पर आपस में विषुवत रेखा के पास मिल जाती हैं और पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसकी विपरीत दिशा से होने वाली परिसंचरण को कोष्ठ कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे कोष्ठ बने हुए हैं, सेल बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये विषुवत रेखा के पास है इसको हेडलिक सेल कहते हैं। जो यहाँ पर 30 से 60 से 30 के बीच में है फेरल सेल कहते हैं, और इसे ध्रुवीय सेल कहते हैं। 3 कोष्ठ यहाँ पर
बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है, इसे कोस्ट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट को हेडले कोस्ट कहते हैं। आप देखिए हेडले कोस्ट बना हुआ है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रभावित होती पवनों का ठंडी पवनों का अवतरण होता है और उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से आती पवनें गर्म ऊपर उठती हैं। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे पछुआ पवनें दिख रही हैं और यह कोस्ट फेरल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर फेरल कोस्ट हो गया। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे कि जो है ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी संघन वायु का ध्रुवों पर अवतरण होता है और मध्य अक्षांशों की ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये तीसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्रुवीय कोष्ठ लिखा है। तो हेडले कोष्ठ, फेरल कोष्ठ और ध्रुवीय कोष्ठ, इसी को हम सेल कहते हैं। ठीक है, ये लगातार चलता रहता है क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, तो ये लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। आगे लिखा है कि जो है तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों के हस्तांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है क्योंकि इससे महासागर प्रभावित होते हैं। वायुमंडल में बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी और अधिक गति को महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। तो जो महासागर में धाराएं चलती हैं, ये उसको ढकेलने का काम करती हैं। कौन? पवनें। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये जो अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। तो इस चीज को समझाया गया है कि महासागरों में जो जलधाराएं चलती हैं और जलवाष्प बनते हैं, ये भी कारण कौन होता है? तो पवनें होती हैं। अब बात कर लेते हैं मौसमी पवन किसे कहते हैं। तो लिखा है पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न जो है मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक ताप, वर्ष, पवन और वायुदाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। जब मानसून के विषय में हम विस्तार पूर्वक जो है क्लास 11 के एनसीईआरटी में आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगति नीचे वर्णित है। तो मौसमी पवनों के बारे में हम अलग से मानसून के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ इसको नहीं बताया गया है। आगे लिखा है जो है स्थानीय पवनें किसे कहते हैं। तो स्थानीय पवनें उसे कहते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र में चलती हैं। तो लिखा है भूतल के गर्म और ठंडा होने से भिन्नता और दैनिक व क्षैतिज चक्रों के विकास में बहुत से स्थानीय और क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होती हैं। पहला है स्थल और सागरीय समीर। तो स्थल और सागरीय समीर को पहले आप यहाँ पर मैप के थ्रू आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ दो मैप के बारे में बताया गया है। एक यहाँ पे लिखा है समुद्री समीर, एक यहाँ लिखा है स्थल समीर। तो यहाँ पे समुद्र समीर को अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे समुद्र से हवाएं कहाँ चल रही हैं? स्थल की ओर। तो इसका मतलब है कि समुद्र क्या हो जाता है, समुद्र में लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है और स्थल पे लो प्रेशर बना हुआ है। तो ये जो है स्थल से, इस सागर से हवा कहाँ चल रही है? स्थल की ओर। तो इसे हम, तो चूंकि चल कहां से रही? समुद्र की ओर से, समुद्री पवन कहते हैं। और ये स्थल से समुद्र की ओर आ रही है, इसलिए इसको स्थलीय पवन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थल पे क्या बना होगा? हाई प्रेशर, और यहाँ बना होगा लो प्रेशर। तो हवा ऐसे चलती है। तो ये समुद्र और सागरीय जो पवनें होती हैं, इसी के बारे में बताया गया है। तो लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है जैसा कि पहले वर्णित है, ऊष्मा के अवशोषण और हस्तांतरण में स्थल और समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, इसको हम यहाँ पढ़ते हैं, समझाते रहते हैं, वहां मैप भी तो बना ही है। जैसे यहाँ लिखा है, मान लीजिए ये सागर है और ये स्थल है। ठीक है, ये आपका लैंड हो गया, ये आपका सी हो गया। लिखा है दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। तो स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठेंगी। अब यहाँ लो प्रेशर बनेगा तो ऊपर उठेंगी और निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ लो प्रेशर बन गया। जबकि अपेक्षाकृत जो है ठंडे समुद्र क्या होते हैं? ठंडे। तो यहाँ पे क्या बन गया? हाई प्रेशर बन गया। और उन पर उच्च दाब बन जाता था, हाई प्रेशर। इससे समुद्र से हवाएं कहाँ चलेगी? स्थल की ओर चलना चलेगी। तो दिन में हवाएं स्थल से, सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है, इसी को यहाँ समझाया गया है।
आगे लिखा स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न करती है, और ये पवने समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। तो जहां से पवनें चलती हैं उसी का नाम पड़ जाता है। तो चूंकि सागर से स्थल की ओर जा रही हैं तो उसे हम समुद्र समीर कहेंगे। रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है, स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये चट्टानों बना है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जब ठंडा हो जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ देखते हैं, फिर इसको पढ़ देते हैं। लिखा है दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। आप यहाँ देखिए, जब रात होती है तो स्थल तेजी से ठंडा हुआ था, तो गर्म हुआ, तो ठंडा हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया। और सागर देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो पूरा दिन गर्म हुआ, तो यहाँ लो प्रेशर बन गया। अब हवा कैसे चल रही है रात में, तो सागर से स्थल से सागर की ओर चल रही है। ठीक है, अब इसका यूज कौन करता है, तो इसका यूज करते हैं मछुआरे। कैसे करते हैं, अगर हम दिन की बात करें तो पहले हम रात की बात करें, तो मछुआरे क्या करते हैं, रात में स्थल समीर चलती है। ठीक है, तो मछुआरे क्या करते हैं, रात को अपनी नाव को छोड़ देते हैं। तो पवनें क्या करती हैं, नाव को यहाँ तक ले गई, अब ये लोग मछली पकड़ लिए, पूरी रात मछली पकड़ते हैं, और सुबह जब समुद्र से हवाएं कहाँ चलती हैं, स्थल की ओर, तो नाव को ढकेलते हुए हवाएं ले आती हैं, तट पे छोड़ देती हैं, और सुबह मछली बाजार लग जाता है। तो मछली जो मछुआरे होते हैं इस पवनों का अच्छे से उपयोग करना जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है पवन, और मतलब पर्वतीय और घाटी पवन। तो ये मान लो ये पर्वत है और ये घाटी है। ठीक है, तो ये घाटी हो गया, ये पर्वत हो गया। तो जब पर्वतों से हवा घाटी की ओर चलती है तो उसे पर्वतीय समीर कहते हैं, और जब घाटी से हवा पर्वतों की ओर चलती है तो उसे हम कहते हैं घाटी। तो जहां से हवा चलती है वही नाम रख दिया जाता है। तो हमें यहाँ पढ़ते हैं और फिर हमको मैप के थ्रू आपको हम चीजों को समझाते हैं। लिखा है दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ये पर्वत हो गया, ये आपका घाटी हो गई। तो लिखा है दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाती है। तो ये ढाल क्या है, गर्म हो गई है, और गर्म होगी तो याद रखना यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है, ऐसे ऊपर उठेगी, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर बना है, तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और उस स्थान पर को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। तो दिन के समय क्या होता है, या आप समझ सकते हैं, दिन के समय घाटी से वायु कहाँ चढ़ती है, पवन ऊपर की ओर, पर्वत की ओर, तो इसको हम घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरने लगती है। तो होता क्या है कि जब रात होती है तो रात के समय क्या होता है कि घाटी में क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। ठीक है, सॉरी, लो प्रेशर बन जाता है। यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा कहाँ उतरने लगेगी, लो प्रेशर की ओर। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वायु के समय, रात के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु जो है घाटी में नीचे उतरती है, जिसे हम पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों और हिम क्षेत्रों में घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को जो है अवरोही कहते हैं, पवनें कहते हैं। पर्वत श्रेणियों के पवनाभिमुख ढालों पर एक अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो उसी को घाटी और समीर कहते हैं, याद रखना। आगे लिखा है पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संगत हो जाती हैं, इन्हें हम वर्षा कहते हैं। जब ये पवनें पवनाभिमुख ढालों पर नीचे उतरती हैं तब यह सूक्ष्म पवनें क्या हो जाती हैं, तो ऊर्ध्वोष्म हो जाती प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं और सूक्ष्म हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती हैं। कहने मतलब यह है कि मान लो जैसे ये पर्वत है, तो जहां हवा टकराती है उसे क्या कहते हैं, पवना विमुख ढाल कहते हैं, और यहाँ पवना विमुख ढाल हो गया। तो यहाँ हवाएं चलेंगी तो यहाँ वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बादल टकरा के पर्वतीय वर्षा कर देगा, और यहाँ पर्वतीय वर्षा नहीं होगी, तो इसी को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है वायु राशि किसे कहते हैं। तो वायु राशि जहाँ वायु ठंडी होती है, ज्यादा होती है, उसे हम वायु राशि कहते हैं। तो लिखा है जब वायु किसी सन्मार्गी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो वह उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। मतलब कि अगर वायु स्थिर पहली बात होती है, और कहीं बड़े क्षेत्र में जब वायु रहती है तो उसी को हम वायु राशि कहते हैं। तो लिखा है जो है यह सम्माग क्षेत्र विस्तृत
महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु वायु राशि कहलाती है। तो वायु जब बहुत बड़े क्षेत्र पाई जाती है तो उसे हम वायु राशि के नाम से जानते हैं। इसे यूं भी परिभाषित किया जाता है कि वायु वह बृहत भाग जिसमें तापमान और आर्द्रता संबंधी क्षेत्रीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, वह सममांग धरातल जिन पर वायु राशियां बहती हैं उन्हें हम वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो जो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है उसी को हम वायु राशि का कहते हैं। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके 5 प्रमुख उद्गम होते हैं जो इस प्रकार हैं। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, महासागरीय वाला। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वाले क्षेत्र होते हैं। इसके अलावा उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर होते हैं। इसके अलावा उच्च अक्षांशीय अति शीतल बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र होते हैं। अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय जो अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्र होते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में वायु राशियां पाई जाती हैं। अतः इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं। तो वायु राशियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, जो महासागरों पे बनती हैं, जो बड़े क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में जो वायु राशि पाई जाती है। ध्रुवीय महासागरीय, ध्रुव पाई जाती है। ध्रुवीय महाद्वीपीय, महाद्वीपों पर। महाद्वीपीय आर्कटिक क्षेत्र पर जो है पाई जाती हैं। तो इतनी 5 प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय वायु राशियां गर्म होती हैं और ध्रुवीय वायु राशियां ठंडी होती हैं, क्योंकि वो उष्णकटिबंध गर्म का क्षेत्र है। तो जो आपको यहाँ बताया गया है वो आपको कहीं में नहीं मिलेगा। तो वायु एक बड़े क्षेत्र पाई जाती है। तो जहां जहां वायु पाई जाती है, चाहे वो सागर पर हो और चाहे स्थल पर हो, उसे हम वायु राशि कहते हैं। तो जो सागर वाला है और जो स्थल वाला है उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, वातागर क्या होता है? तो याद रखना, वातागर जो होता है जहां पर ठंडी और गर्म वायु आपस में मिलती है। तो गर्म वायु क्या करती है? ठंडी वायु को गर्म कर देती है और जिससे आपका एक कोहरे का विकास हो जाता है। इसी को हम वायु राशि वो वातागर कहते हैं। याद रखना। तो लिखा है, जब 2 भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वातागर कहते हैं। आप इस वातागर का मैप दे सकते हैं। 2 भिन्न वायु राशि मतलब एक ठंडी वायु राशि और एक गर्म वायु राशि कि दोनों के मिलने से जो बीच वाला भाग होता है, इसी को हम वातागर कहते हैं। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा, लिखा है वातागरों के बनने की प्रक्रिया को वातागर जनन कहते हैं। वातागर 4 प्रकार के होते हैं। शीत वातागर मतलब जहाँ ठंडी हवाओं का प्रभाव ज्यादा है। उष्ण वातागर जहाँ गर्म हवाओं का प्रभाव ज्यादा है। अचर वातागर जहाँ दोनों का प्रभाव ज्यादा है। अधिवृष्ट वातागर मतलब जहाँ पर दोनों का प्रभाव कम है। तब वातागर स्थिर हो जाए तो उन्हें हम अचर वातागर कहते हैं। अर्थात ऐसे वातागर जब कोई भी वायु ऊपर ना उठती हो, मतलब वहां पर वायु ज्यादा न चल रही हो, तो उसे हम अचर कहते हैं। आगे लिखा है, जब शीतल और भारी वायु आक्रामक रूप में उष्णकटिबंधीय वायु राशियों के ऊपर ढकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वातागर कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वातागर कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वातागर को हम अधिविष्ट वातागर कहते हैं, मतलब कि वो धरातल के ऊपर ज्यादा पहुंच जाती हैं। वातागर मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वातागर हमेशा मध्य अक्षांशों पे होते हैं। अर्थात ये पृथ्वी अगर है तो ये विषुवत रेखा निम्न अक्षांश और ये आपका ध्रुव उच्च अक्षांश, तो ये बीच वाला क्षेत्र क्या है? मध्य अक्षांश होता है। तो मध्य अक्षांशों पर ही वातागरों का निर्माण होता है। आगे लिखा है, और तीव्र जो है वायुदाब और तापमान परिवर्तन इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो इससे भी जो वर्षा होती है, याद रखना, वातागरों से। तो वातागर बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनके सहारे वर्षा लगातार होती रहती। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए वातागर के अलग अलग प्रकारों को बताया गया है। जैसे ये उष्ण वातागर बनाती है, यहाँ पे क्या लिखा है? शीत वायु। यहाँ क्या लिखा है? कोष्ठ वायु। तो शीत वायु कोष्ठ वायु जहाँ मिलते हैं तो वहाँ जहाँ पे मतलब कि गर्म हवा ज्यादा मिलती है तो ये हो गया आपका उष्ण वातागर। यहाँ पे देखो शीत वायु है, यहाँ उष्ण वो है मतलब गर्म वायु है। तो ये देखिए यहाँ पे ज्यादा ठंडी वायु है तो यहाँ क्या बन गया? शीत वातागर बन गया। फिर यहाँ देखिए आपका जो है कोष्ठ वायु ये है और यहाँ देखो
विष्ट वतागर बन रहा है, मतलब नीचे की ओर दबता जा रहा है, और यह है उष्ण वतागर है, ये आपका क्या हो गया, शीत वतागर, जहां दोनों आपस में मिल जाते हैं। इन्हीं वतागरों के सहारे फिर वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है बहिरुष्ण कटिबंधीय वतागर क्या होते हैं। लिखा है वह चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें हम बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम इस नाम से भी जानते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात कहाँ बनता है, तो ये मान लो पृथ्वी है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में नहीं बनता है, क्योंकि ये उच्च अक्षांश निम्न अक्षांश है और ये उच्च अक्षांश है, तो मध्य अक्षांशों पर ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से होते हैं। आगे लिखा है मध्य और उच्च अक्षांशों में जिन क्षेत्रों में ये गुजरते हैं, वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव लाते हैं, मतलब वर्षा कर देते हैं। आगे लिखा है जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वतागर के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वतागर अचर होते हैं, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं होता है। ध्रुवीय उत्तरी गोलार्ध में वतागर के दक्षिण में कोस्ट और दक्षिण दिशा उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। मतलब यह है कि अफ्रीका की गर्म हवा और ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वतागर के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोस्ट वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चक्रवातीय परिसंचरण करती है। मतलब जैसे ये हुआ कि ये मान लो ये गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है, तो जब दोनों मिलते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं शीतोष्ण चक्रवात, और ये घड़ी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि दोनों हवाएं मिलती हैं। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वतागर और एक शीत वतागर होता है, मतलब एक ठंडा और एक गर्म दोनों होता है। आगे लिखा है चित्र 10.9 एक ऐसे ही विकसित वतागर को दर्शाता है। इस वतागर में कोष्ठ वायु क्षेत्र और कोष्ठ खंड जो है ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ठ वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर उठती है और उष्ण वतागर के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं, मतलब वहां बादल बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होती है, वर्षा होती है। आगे लिखा है आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक एक चीज को यहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पहले मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। आगे लिखा है कि जो है पीछे से आता शीत वतागर उष्ण वतागर को ऊपर ढकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वतागर के साथ कपासी मेघ बनते हैं और इसी से वर्षा होती है। तो शीत जो है वतागर उष्ण वतागर की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं क्योंकि भारी होते हैं, अतः उष्ण वतागरों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। इस कोष्ठ वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं होता और अधिविष्ट वतागर बनता है। यह चक्रवात के धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अब आगे ध्यान समझना, जैसे यहाँ पहले में दिखाया गया है, तो पहले में यह दिखाया गया है, पर यहाँ सब चीजों को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। इसे कई स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में केवल गर्म और ठंडी हवा आपस में मिली, दूसरे में ऊपर उठ गई हवा, तीसरे में क्या हो गया कि जो ठंडी वायु है वो नीचे बैठ गई और ऊपर वायु जो गर्म वायु ऊपर हो गई। अब यहाँ वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ देखिए जो अगला मैप है, इसमें शीत वायु ये है और गर्म वायु ये है, तो शीत गर्म वायु होने से वतागर खड़ा हो गया। अब यहाँ बादलों का निर्माण होगा, अब यहाँ बादलों का निर्माण होगा तो यहाँ पे वर्षा होगी, ये कपासी मेघ हो गए और यहाँ वर्षा शुरू हो गई। तो ऐसे ही शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आगे लिखा है धरातल पर तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रिया में निकट का अंतर संबंध होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार भिन्न होते हैं। जो याद रखना दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, तो जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अस्पष्ट वतागर प्रणालियां होती है, मतलब शीतोष्ण चक्रवात में वतागर होना जरूरी है, जो उष्ण चक्रवातों में नहीं होता है। तो उष्ण चक्रवातों में चक्रवात नहीं पाया जाता है। तो पहले ये याद रखिएगा कि उष्ण और शीतोष्ण चक्रवात बनते कहाँ हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण चक्रवात बनते हैं, और जो ये आपका क्षेत्र है मध्य अक्षांश का, यहाँ शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। आगे अगला अंतर क्या है, ये विस्तृत क्षेत्र पर फैलते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है।
किसकी? शीतोष्ण चक्रवात की। तो शीतोष्ण चक्रवात याद रखना बहुत दूर तक फैलते हैं, बहुत दूर तक वर्षा करते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचकर नष्ट हो जाते हैं। तो उष्ण चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? केवल समुद्रों पर उत्पन्न होते हैं, ये याद रखना है। आगे लिखा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण चक्रवातीय की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। मतलब उष्ण चक्रवात का क्षेत्र कम होता है और शीतोष्ण चक्रवात का क्षेत्र ज्यादा होता है। आगे लिखा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है। तो जो उष्ण चक्रवात होते हैं उनकी हवाएं तेज चलती हैं, ये विनाशकारी होते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम को चलते हैं, जबकि जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हैं। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मैंने बता दिया है आपको, ये हमेशा सागर पर उत्पन्न होते हैं, स्तर पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ भी इनसे वर्षा घनघोर वर्षा होती है, जो है कम समय में अधिक वर्षा होती है, और यह हमेशा महासागरों बनते हैं। इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो लिखा क्या है? लिखा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात महासागर पर उत्पन्न होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात महासागर और स्थल दोनों पे होते हैं, और ये तटीय क्षेत्रों की तरह गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। इनसे अधिक वर्षा होती है और तूफान आते हैं। ये चक्रवात जो है विध्वंस प्राकृतिक आपदाओं में से एक होते हैं। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अंटार्कटिक महासागर में हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं, और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें हम बिली बिलीज के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। याद रखना उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को। तो हमेशा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात महासागरों और सागरों के ऊपर ही उत्पन्न होते हैं। आगे लिखा है इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं? तो याद रखना विस्तृत समुद्री क्षेत्र होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? तो पहली शर्त क्या है? सागर बड़ा होना चाहिए, वहां तापमान 27 सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, कोरिल्स बल का होना जरूरी है, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए, मतलब हवाएं ऊपर कम जाती हों, कमजोर निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हो, और जो है समुद्री तल ऊपरी पर अपसरण हो, मतलब वहां पर ज्यादा गर्मी हो। आगे लिखा है चक्रवातों को और अधिक विध्वंस बनाने वाली ऊर्जा संग्रहण प्रक्रियाओं द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इन तूफान के केंद्र को घेरते हैं। मतलब यह है कि जैसे जब चक्रवात ऊपर उठता है, गोल गोल घूमता है ऊपर उठ करके, तो ये बहुत लंबा घेराव करता है, और समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं और स्थल पर पहुंच करके आर्द्रता जो है आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। कहने मतलब इसको समझ लीजिएगा, इसको समझा देते हैं। जैसे ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल खाड़ी चक्रवात जब उत्पन्न होते हैं तेजी जब आगे बढ़ते हैं तो सागर आते हैं, जब तट पे पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। तो सागरों पर जब गर्म होते हैं तो खूब जो है ज्यादा वाष्पीकरण करके बादल बनाते हैं और आके कहाँ टकराते हैं? ये टकराते हैं कहाँ पर? आपका स्थल पे। तो स्थल का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। आगे लिखा है वह स्थान जहां से उष्ण चक्रवातीय कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का जो है लैंडफॉल कहलाता है। मतलब जहां चक्रवात जाके खत्म हो जाता है उसे हम लैंडफॉल कहते हैं। ये चक्रवात जो प्रायः 20 उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, इनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंस होते हैं। मतलब इनकी गति क्या होती? ज्यादा होती है, मतलब अधिक विनाश लाते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना को ऊर्ध्वाधर क्रमिक वितरण में इसमें आगे बताया गया है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा चक्रवात की दिशा है, ये चक्रवात की आंख है। यहाँ पे लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा दूर। अब देख सकते हैं यहाँ पे हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं और यहाँ हवाएं नीचे उतरती हैं, ऊपर उठ के नीचे की ओर आकर के गिरती हैं। और देखो यहाँ पे कपासी मेघों का निर्माण होता है और इन्हीं के सहारे वर्षा होती है। इसी को यहाँ पर बताया गया है। लिखा है एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इनके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है। पवनें क्या कर रही हैं? देखो यहाँ पर सर्पिल आकार में परिसंचरण कर रही है कि नहीं कर रही हैं?
ये देखिए, ठीक है। आगे लिखा है जिसे उसकी आंख कहा जाता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं। तो ये तूफान की आंख यहाँ है कि नहीं है, ठीक है। आगे लिखा है इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। तो जो इसका व्यास दिख रहा है ये 150 से 250 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। इसका केंद्रीय अक्षु क्षेत्र शांत होता है। याद रखना, जो आंख वाला क्षेत्र होता है ये बहुत शांत होता है। जहां पवनों का अवतरण होता है, पवनें क्या होती हैं, नीचे की ओर उतरती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये पवनों का अवतरण हो रहा है, नीचे की ओर उतरती हैं, इसलिए यहाँ मौसम हमेशा शांत होता है। तो मतलब वहां पर ज्यादा वर्षा नहीं होती है। लिखा है अक्षु मतलब आंख के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है, जहां वायु का प्रबल अवृत्ता रूप में अवरोहण होता है या अवरोहण जो है क्षोभ सीमा की ऊंचाई पर पहुंचकर इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इन चक्रवातों से जो है क्या होता है, मूसलाधार वर्षा होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको देख सकते हैं, ये दीवार है, ये भित्ति है, दीवार है, और यहाँ का यहाँ शांत होता है। अब इसी के सहारे चक्रवात ऊपर की ओर बढ़ता है और तेजी से चारों दिशाओं में फैल जाता है। आगे लिखा है चक्रवात की आंख से रेन बेड विकसित होते हैं तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाती हैं। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न दाब इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं, मतलब बाढ़ आ देते हैं तटों पर। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर के खत्म हो जाते हैं। जब ये सागर से स्थल की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे लिखा है तड़ित झंझा और टोर्नेडो, ये क्या होते हैं। तो टोर्नेडो कैसे बनता है, पहले आप इस मैप पे देख लीजिएगा, जिससे गांव में बवंडर नहीं होता है उस तरह का टोर्नेडो बनता है। तो लिखा है ये चक्रवात का एक प्रकार होता है। तो लिखा है अन्य विध्वंस स्थानीय तूफान तड़ित झंझा या टोर्नेडो है। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। मतलब ये क्षेत्र इनका कम होता है, आप गोल गोल घूम रहे हैं, इनको देख सकते हैं, ठीक है। और इनका जो है, परंतु ये आक्रामक क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। जो आंधियां आती है ना हमारे उत्तर भारत में, उसी को कहा गया है। लिखा है आगे जो है तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ होते हैं जो गरज और बिजली उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इससे तेजी से क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। जब मतलब काले होते हैं, जब यह बादल अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं जहां तापमान 0 से कम रहता है तो इनसे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं, और जिसे हम आंधी कहते हैं। और तड़ित झंझा ही विशेषता उष्ण वायु का प्रबल विध्वंस ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। आगे लिखा है जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई पर पहुंचते हैं, इसके कारण वर्षा होती है। और तत्पश्चात नीचे की तरफ यह वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु और वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूर की तरह सर्पिल अवशोषण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यधिक कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशक होते हैं, ज्यादा इनसे वर्षा होती है। इन परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं और टोर्नेडो सामान्यतया मध्य अक्षांशों पर उत्पन्न होते हैं और समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। तो आप यहाँ पर एक वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे चक्रवात, देखिए यहाँ पे चक्रवात उत्पन्न हुआ, बिल्कुल देखो टोर्नेडो है और गोल गोल है ये बिल्कुल, और ये देखो आ करके ये वर्षा कर दिया, कहाँ पर, तटों पर कर दिया वर्षा। तो ये जो गोल गोल चल रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं या इसी को हम टोर्नेडो कहते हैं। तो इससे बिजली चमकती है और अधिक वर्षा होती है। आगे लिखा है ये आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या अस्थिर वायु के व्यवस्थित होने से अभिव्यक्त होते हैं। इन तूफानों के क्षैतिज और ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर में लौट आती हैं, मतलब धीरे धीरे ये शांत हो जाती हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा, तो लगभग कितना हो जाएगा, 1100, मतलब 1000 मतलब 100 बढ़ जाएगा। अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र प्राय कहाँ बनते हैं,
विषुवत रेखा के निकट, क्योंकि तापमान पेटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होती है? तो घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, आगे लिखा है वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कौन है? जो तो आप याद रखिएगा, साइबेरिया का मैदान। ठीक है, क्योंकि वो आर्कटिक क्षेत्र पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनको देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।